बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और के न्यूज़ के फ़ेसबुक लाइव के साथ में हूँ ज़ुहैब, और आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, और अर्थक्वेक पे काफ़ी ज़्यादा अबूर रखते हैं। और बिलखुसूस ये जो हिमालय के हमारी जो अर्थक्वेक की फ़ॉल्ट लाइन और इस सारे को इसको काफ़ी स्टडी किया हुआ है, और इसके ऊपर काफ़ी सेमिनार्स भी इन्होंने कंडक्ट करवाए। मीरपुर में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के बाद की जो सूरत हाल है, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि एक पैनिक सा क्रिएट है मीरपुर की आवाम में कि शायद अभी कुछ हो रहा है, शायद अभी कुछ हो जाएगा। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये ज़लज़ला आखिर है क्या, और ये क्यों ज़मीन हिलती है। हमें तो हिलती हुई महसूस होती है, और फिर उसके बाद हम सुनते हैं कि फ़ॉल्ट लाइन है, कुछ मैग्नीट्यूड में उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। ये कौमी काम है, तो इसमें जो है हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इल्म वो है कि जो इंसानियत को फ़ायदा दे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले बेसिकली पब्लिक को ये बताएं कि ये ज़लज़ला है क्या चीज़। ज़लज़ला जो है ये बेसिकली ज़मीन में एक हरकत है कि जो ज़मीन में दबाव बढ़ता है, तो उसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो है जो फ्रैक्चर प्रोड्यूस होती है, उस फ्रैक्चर को हम कहते हैं फॉल्ट। तो जब फॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ एनर्जी रिलीज़ करती है, और वो एनर्जी जो है वो अर्थक्वेक का काज बनती है। तो ये जो एनर्जी है ये वेव्स की शक्ल में, जिनको हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं, अ, उसके हवाले से ये मूव करती है। तो ज़मीन को ऊपर नीचे और जो लेटरल मूवमेंट है ये प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो धरती है या तय है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये डैमेज करती है। डॉक्टर साहब, ये जो फॉल्ट लाइन है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा लोग ये जान भी पाएँ कि आखिर है क्या, उनकी जो ज़मीन है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो ये बताएं कि ये फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं, और ये जो प्लेट्स का जिक्र आता है, ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे हम इसको समझें सादा अल्फाज में अगर हम बात करें। सादा अल्फाज में बात ये अब हम करते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो है ये टुकड़े हैं, रिजिड टुकड़े हैं, जिनको हम प्लेट कहते हैं। और ये ज़मीन की जो नीचे तय है, ये जिसको हम स्टेनोस्फीयर कहते हैं, ये सेमी प्लास्टिक लेयर है। और ये उसके ऊपर जो है रिजिड टुकड़े मूव करते हैं, और इन टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। तो जिन एरियाज़ में ये प्लेट्स एक दूसरे से मूव करती हैं, वहाँ पे समुंदर बनते हैं। सही। तो समुंदर जो है वो ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे ये प्लेट एक दूसरे से दूर 5 से गैप में। 6 सेंटीमीटर पर ईयर दुनिया में ये मूव करती है। फिर यही प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो इनके दरमियान जो समुंदर हैं वो क्लोज़ होते हैं, और उनकी वजह से पहाड़ बनते हैं। क्लोज़ होने की वजह जब पहाड़ बनते हैं, तो उन पहाड़ में ये फॉल्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, यानी। हाँ जी। जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि इस बार जब मीरपुर में ज़लज़ला आया, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद भी पहले हिट हो चुका था 2005, लोगों को काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस था, और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि वो पहला एक्सपीरियंस था मुज़फ़्फ़राबाद के बाद। जी जी मतलब अगर हम अपनी एज की अगर बात करें जी यूथ की, जी। तो पाकिस्तान की यूथ ने वो पहला ज़लज़ला देखा था। इससे पहले दूसरे सिर्फ वो एक थ्योरी सुनी हुई थी थ्योरी कि ज़लज़ले से। में बैठ जाना चाहिए, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहब, ये जो ज़लज़ले हैं, इनका क्या पहले से मालूम हो सकता है कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, होने जा रहा है, कुछ साइंटिफिकली ऐसा मेथड है। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो ज़लज़ला है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या चीज़ है जिसको हम जो है ना स्टडी करते हैं, ये कैसे हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, और बिलखुसूस ज़लज़ले का क्या पहले प्रिकॉशन कोई ऐसे मेजरमेंट्स ताकि उठाए जाएं ताकि सेफ्टी फर्स्ट हो, कम से कम काफ़ी हद तक नुकसान को हम कंट्रोल कर सकें, कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड। हाँ, ये हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये है कि हम लोग जो एरिया है जिसमें अर्थक्वेक आते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव। एक्टिव से मुराद ये है कि ऐसे एरियाज़ के जहाँ पे अर्थक्वेक्स जो हैं
माजी में भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आने की जो है रीज़न्स मौजूद हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जोन जो हैं वो हम डिटरमिन कर लेते हैं कि ये एरिया जो है ये अर्थक्वेक जोन में आता है। अब वो जो अर्थक्वेक जोन में एरिया है उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मसलन एक तो ये है कि हम अर्थक्वेक्स रिकॉर्डिंग जो स्टेशंस हैं वो हम डेवलप करते हैं। फिर उस एरिया में जो अपलिफ्ट या सब्सिडेंस ये उस एरिया की जो यानी वर्टिकली मूवमेंट या उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट, उसके लिए हम जो है टिल्ट मीटर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर यह है कि जीपीएस स्टेशंस जो हैं वो हम लगाते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि इस एरिया में दबाव बढ़ रहा है। ठीक हो गया। और दबाव बढ़ने से क्या होगा, वो एरिया ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे आप किसी रबड़ को जो है उसको प्रेशराइज करें तो वो बेंड होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो एरियाज जो हैं वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके पहाड़ी सिलसिले हैं, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, ये फ्यू मिलीमीटर पर ईयर इनकी अपलिफ्ट है। ठीक हो गया। ये हर साल इनमें जो है अपलिफ्ट होती है। तो जो जहाँ यानी प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं एक दूसरे से, दूसरी तरफ जो है वहाँ पे दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से पहाड़ अपलिफ्ट होते हैं और वहाँ पे जो फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं या वो फ्रैक्चर जो प्रोड्यूस होती हैं, उन फ्रैक्चर्स के साथ फिर एनर्जी रिलीज़ करती है, अर्थक्वेक्स जो हैं वो आते हैं। तो ये एक नेचर का बैलेंस है कि कुदरत ने रखा हुआ है कि जहाँ पे ज़मीन जो है स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी तरफ वो अर्थक्वेक की वजह से रिलीज़ कर रही है। तो अगर ये है कि ये प्रोसेस ना हो तो इस ज़मीन के टुकड़े टुकड़े होने के अच्छा चांसेस डॉक्टर हैं। साहब, एक और चीज़, क्योंकि इस पर मैं मीरपुर में रिपोर्ट कर रहा था अनफॉर्चुनेटली, और मैं उधर मौजूद था इस पूरे साने में मैं रहा, और कल ही मैं उधर से वापस इस्लामाबाद वो हुआ। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा सुनने को मिली इस बार, कि शायद कोई दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो ज़मीन की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इज़ दैट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब मैन पावर उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करे, या उसकी मूवमेंट को ज़्यादा या कम करे, या अर्थक्वेक का सबक बने? ऐसा प्रोसेस कोई भी नहीं है दुनिया में। सिर्फ ये है कि कुछ टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की है कि जहाँ पे ये प्लेटें जो हैं सबडक्ट करती हैं यानी नीचे की तरफ जाती हैं, तो उसको लुब्रिकेट करते हैं ताकि वो उसमें रेजिस्टेंस पैदा ना हो, और वो अर्थक्वेक ना हो। आसानी से नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाए और अर्थक्वेक ना आए। ये टेक्नोलॉजी है, मगर ये कोई रीजनल लेवल पे नहीं हो सकती। सही। यानी लोकल लेवल पे शायद ये हो जाए, मगर बहुत बड़े एरिया पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। ये हाँ, जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली इसको कैसे मापा जाता है? और फिर ये मैग्नीट्यूड ज़रा जैसे 4.7 और 4.8 दो वेरिएशंस आई, पाकिस्तान 4.4 भी कह रहा है, 4.5 भी कह रहा है, यूएस जियोलॉजी 4.7 और 4.8 को मैयर कर रहे हैं। ये जो मेजरमेंट्स हैं, इसको कैसे मापा जाता है? 5.8 पे भी ये जो पहला था, और 5.4 और 5.8 का डिफरेंस आया। ये मैग्नीट्यूड मापने का क्या ज़रिया और क्या वजह है कि इससे पहले मुज़फ़्फ़राबाद से लेके अब तक यूएस और पाकिस्तान के जो मेजरमेंट्स हैं उसमें डिफरेंस आया? ठीक है। इसमें जब ये अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं तो इससे वेव्स मूव करती हैं, जिसमें जो है मेजर दो किस्म के वेव ग्रुप हैं। एक को जो हम बॉडी वेव कहते हैं, एक को सरफेस वेव कहते हैं। तो ये वेव्स की जो है एम्पलीट्यूड जो है, जी। एम्पलीट्यूड के हवाले से जो है हम उसका मैग्नीट्यूड डिटरमिन करते हैं कि जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा उतना ही वो उसका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा, और उतना ही जो है उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। जो इसरा प्रोड्यूस होगा, उस इसरा की वजह से ग्राउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और डिस्ट्रक्शन भी उतनी जो होगी।
अब यह है कि ये जो मैग्नीट्यूड जो है यहाँ का या वहाँ का, वो फ़र्क ये है कि यहाँ जो हमारे स्टेशंस हैं वो करीब से मीयर कर रहे हैं। सही। तो यूएसजीएस जो है वो बहुत दूर से, यूएसजीएस जो है वो एक जब ये जंग अज़ीम दो के बाद दुनिया ने धमाके करने शुरू कर दिए, एटॉमिक धमाके, तो उसको मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड इंटरनेशनल साइज़मिक नेटवर्क डेवलप किया। सही। कि हर मुल्क जो है उसमें यूएनओ का एक स्टेशन होगा। तो पाकिस्तान में भी है। वो सारे स्टेशन जो हैं वो आपके अमेरिका में जो कोलोराडो स्टेट है वो वहाँ से मॉनिटर करते हैं डेटा। वो दुनिया का सारा डेटा जो आता है। तो उसमें जो नॉर्मल अर्थक्वेक्स भी जो है वो मेजर होते हैं। तो न्यूक्लियर जो ब्लास्ट हैं वो भी वो मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये डिस्टेंस है कि वेव्स की जो ट्रैवल करना इतने लॉन्ग डिस्टेंस में, उसमें थोड़ा फ़र्क आ सकता है, मगर कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं होता, यानी वो साथ साथ ही तकरीबन होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्ट्रक्शन में इसका जो है बहुत बड़ा रोल है। और ये डिस्ट्रक्शन जो है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होती है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेड रॉक होगी, डेंस बेड रॉक होगी, वहाँ पे ग्राउंड एक्सेलरेशन कम होगी। जहाँ पे लूज साइल होगी, थिक लूज साइल होगी, वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वेव्स का वो बढ़ जाता है, जिसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं, जिसको साइज़मिक एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एक ही एरिया में जहाँ पे बेड रॉक स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे डैमेज कम होता है, और जहाँ पे लूज़ रॉक्स हैं वहाँ पे डैमेज आपने देखा होगा। जैसे मीरपुर में भी आपने डैम के किनारे देखा है, और फिर ये जो आपकी कैनाल है इसके किनारे देखा है। फिर वो जो ज़ियारत है उसके पीछे भी जो गांव हैं उसमें भी डेफिनेटली वो दोनों साइड से पानी की मूवमेंट है वहाँ हाँ पे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्या पॉसिबिलिटी ये अगर हम मीरपुर की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इस वक्त, डॉन ने कोट किया आपको जी जी इस अर्थक्वेक के फ़ौरन बाद के, आप वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक सेमिनार में ये प्रिडिक्ट किया था कि ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है, और वो सारी चीज़ें जो है वो डॉन ने कोट की। तो आपने ये कब प्रिडिक्ट किया था कि ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है, और ये कैसे आपने मापा था कि ये एक्टिव फॉल्ट लाइन है और ये किसी भी वक्त जो है डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकती है? ये 2005 के बाद हमने आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में उस अर्थक्वेक्स की काजेज़, उसके हैज़र्ड्स, वो हमने डॉक्यूमेंट किए थे। तो मीरपुर में भी एक तंजीम थी, कश्मीर रिकॉर्डिंग, इस किस्म की अब मुझे याद आती है। तो उन्होंने वहाँ पे एक सेमिनार करवाया था, तो वो शहर के सब लोगों को बुलाया था। तो हमने मुज़फ़्फ़राबाद वाले अर्थ को उसमें कवर किया था, और साथ ये जो मीरपुर का है, मीरपुर के साउथ में ये समवाल और के साथ साथ जो एरिया है जड़ीका से एरिया है, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल प्लेन लाइन है, एरिया है, उसके बाद फ़ौरन पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल। वो जहाँ से फ़ौरन पहाड़ी सिलसिले शुरू होते हैं वहाँ पे फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट जो है एक्टिव है, क्योंकि हमने उस पर ट्रेंचिंग की थी। ये एक मेथड है, साइंसी मेथड है। उसमें हमने देखा कि जो फॉल्ट लाइन है वो जो रीसेंट सेडिमेंट्स हैं उनको वो उसने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो जब फॉल्ट लाइन जो है क्वार्टनरी जो है 1.5 मिलियन ईयर या 0.5 मिलियन ईयर के जो सेडिमेंट्स हैं उनको जो फॉल्ट डिस्प्लेस करता है उसको हम एक्टिव कहते हैं। सही। तो एक्टिव फॉल्ट वो होता है कि जो क्वार्टनरी टाइम पीरियड में एक्टिव रहा हो, यानी उसके साथ अर्थक्वेक आए हों, और माजी में भी अर्थक्वेक आए हों और फ्यूचर में भी आए हों। तो उसको एक्टिव हमने इसलिए कहा था कि उसके साथ भी जब 2005 के अर्थक्वेक आया था तो उसके साथ भी डैमेज हुआ था। यानी इस एरिया में जो लोगों के घरों में भी क्रैक्स आए थे, मगर वो तकरीबन 4 मैग्नीट्यूड के करीब करीब थे। फिर यहाँ भी जो आपके ये गुंबद थे, मीनार गिरे थे, बड़ी बिल्डिंग्स को क्रैक्स पड़े थे। तो उस वाले से फिर हमने कहा था कि ये एरिया भी ये एक्टिव है।
और ये फ्यूचर में भी इस पे अर्थक्वेक के चांसेस हैं, और माजी में भी अर्थक्वेक इस पे यानी आएंगे, ये बहुत। ठीक हो गया। हाँ। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा पैनिक में है मीरपुर की, एक अजीब से रूमर्स सुबह दोपहर शाम हम सुन रहे हैं कि अगले घंटे में शायद कोई आने वाला है ज़ल्ज़ला, अपने घरों को छोड़ दें, लोग घरों में नहीं जा रहे, बच्चे घरों में नहीं जा रहे। उनका पैनिक कम करने के लिए कुछ बताएं, क्योंकि आप इस पूरी प्रोसेस को बड़ा अच्छे और बाखूबी तरीके से आपने बयान किया और आप जानते हैं उनका पैनिक किससे कम हो, कुछ ऐसी बात है। देखिए, ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी हर अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। जो मुजफ्फराबाद वाला अर्थक्वेक था, तकरीबन 1 साल उसके आफ्टर शॉक्स उसके आते रहे, यानी जब तक इसके अंदर जो है ज़मीन जो है वो एडजस्ट नहीं करती, जो उसमें फ्रैक्चर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं या उसमें वो जो अपनी जगह वापस वो नहीं आए। अपनी एडजस्टमेंट उसकी नहीं होती, तो वो आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आते रहते हैं। मगर यह है कि इस एरिया में इससे बड़ा आफ्टर शॉक जो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सही। यानी छोटे शॉक्स जो हैं वो यानी आ सकते हैं, यानी माइक्रो साइज़मिसिटी तो अब उसके ये 2, 2.5, 3 की जो माइक्रो साइज़मिसिटी है, ये तो आपके मंगला डैम का जो साइज़मिक नेटवर्क है वो उसको मीजर कर रहा होगा। सही। यानी ये भी होना चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम यह है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है वो उसकी जो पॉजिटिव एप्लीकेशन वो हम लोगों को नहीं बताते हैं। डेफिनेटली। ये तो उनको भी बता देना चाहिए जी कि यहाँ पे कोई बड़े अर्थक्वेक के अभी अब चांसेस नहीं हैं। अब ये है कि छोटे छोटे ये झटके वगैरह आते रहेंगे, तो नहीं, उसमें हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि शायद 5.1 का भी आ जाए। नहीं नहीं वो ये ऐसी वजीर आजम साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने नहीं, मुजफ्फराबाद में 6.1 का भी देखा, ये तो वही कुछ नहीं है। वो तो था ही बड़ा था ना जी। नहीं, वो देखो, आफ्टर आफ्टर शॉक की बात कर रहे मतलब यह है कि अगर आपका 8 मैग्नीट्यूड का मेन अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद फिर दोबारा 8 का तो नहीं हैं। आएगा, डेफिनेटली। एक कॉमन सेंस है। तो उसके बाद 6 का आ सकता है, 5 का आ सकता है, 4 का आ सकता है। तो ये तो तकरीबन 6 के करीब करीब का अर्थक्वेक आया है। यानी जो अभी मीरपुर ये जो 5 पॉइंट 8। कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है, तो ये उसके करीब करीब है। तो अब इससे बड़ा जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल में कम है, यानी छोटे झटके आ सकते हैं। वो तकरीबन जो मिनिमम टाइम है उसका वो 3 से 4 माह है, उस पर ये छोटे छोटे झटके आते रहेंगे। तो आस्ता आस्ता ये साल तक जो है वो सारा स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाएगा। अब उसके जो स्टेबल होने का जो है ना, वो जो मैंने आपसे पहले भी बात की है कि इनको वहाँ पे जो है जो टिल्ट मीटर्स जो हैं वो शहर के अंदर लगाने चाहिए, सही। बल्कि गवर्नमेंट को छोड़ें या प्रोफेशनल्स को छोड़ें। यानी हर घर वाला अपने घर के अंदर एक जो है वो मिस्त्री वाला एबनी लेवल जो है वो फिट करवा दे, सही। तो उसको वो वॉच करे कि अगर उसमें वो टिल्ट प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब यह है कि एरिया में स्ट्रेस बिल्डअप है। ठीक हो गया। अगर वो बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो रहा है तो वो तो लोग खुद भी अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एक ये वो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जो है उस एरिया में ये टिल्ट मीटर हैं या हाइट चेंजेस का भी स्टेशन लगा सकते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि फ्यूचर में दोबारा बिल्डअप हो रहा है स्ट्रेस का, यानी इस एरिया में तो या उससे इस पहले फल जो है उससे पहले जो है आप अवेयर रहें। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अर्थक्वेक्स जो है वो इंसान को डैमेज नहीं करते, इंसान को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करता है। डेफिनेटली। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि मैं खुद मीरपुर का रहने वाला हूँ, मैं जब 67 में 7th क्लास में था तो मीरपुर को मैंने बनते हुए देखा है। ये कसरत से जो मीरपुर है ये बना हुआ है ईंट और गारे के स्ट्रक्चर पे। सही। इसमें जो बीम पिलर जो है वो नहीं है। लोगों को वो जो ईंट गारे वाले स्ट्रक्चर है उसके रेट्रो फिटिंग करके बीम पिलर इनमें डाल देने चाहिए, ताकि रेट्रो फिटिंग हो। और जो है क्योंकि गुर्बत है ना अब लोगों में, हम जो है इसको नहीं कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम डैमेज घर हो गए हैं, ये जब तक आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं उनमें एहतियात करें, यानी अपने सेन में बंदा टेंट लगा ले। एनडीएमए की टीम ने जो विजिट किया है वो अभी भी उन्होंने ये कहा है कि 3 माह कम अज़ कम जो है ना अपने स्ट्रक्चर को रीबिल्ड ना करें। ठीक है, अगर इसको रीबिल्ड करेंगे तो ये डेंजरस हो सकता है। आप कम अज़ कम 3 माह थोड़ा सा
जो है ना इसको सिक्योर रहें कि अभी 3 माह इसको बिल्ड अप ना करें। तो वो इसीलिए, क्योंकि मीरपुर में ज़्यादा पैनिक इससे हुआ कि 3 माह का टाइम बड़ा ड्यूरेशन होता है, और फिर वो एक डेफिनेटली बच्चे भी थे जिन्होंने ये हम्म ज़लज़ला हम्म फील किया, हम्म हम्म उनके अंदर ऑलरेडी डर था और फिर हम्म। वो डर बढ़ा। तो यही दो रीज़न्स थी कि ये सारी जो आ रही थी। अब ऐसा कुछ है कि 3 माह के लिए रुकें या बाकी चीज़ें? देखे, कंस्ट्रक्शन में तो लगता है टाइम, जी। यानी एहतियात जो है वो लाजमी है। और ख़ासकर वो घर जो कच्चे हैं, कच्चे घर तो तकरीबन डैमेज हुए हैं। जो गांव में थे मेजर जो है वो उनमें डैमेज हुआ है, कोलैप्स हुआ है। अब यह है कि जो स्कूल बने हुए हैं ना हमारे, अब वो उनकी तो स्कूल तो बहुत है ही दिक्कत इट गारे के हैं। है। ऐसे ही है। हाँ हाँ। तो वो वो तो बारिश तेज़ हो जाए तो बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, वो उनकी भी एहतियात करें, क्योंकि मुजफ्फराबाद जो अर्थक्वेक आया ना, उसमें जो बच्चों का डैमेज हुआ है वो कच्चे स्कूलों में हुआ है। यानी उनकी जो है इनको रेट्रो फिटिंग करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बच्चों को बाहर टेंटों में पढ़ाएं जब तक उनके स्कूल जो हैं वो प्रॉपर तरीके प्रॉपर, से तो जो है या ना वो उनको रेट्रोफिट करें या उनको सही रीबिल्ड तरह नहीं जो है होते। रीबिल्ड करें। एक तो ये चीज़। मीरपुर में हमने ये कहा था कि आप जो है अपनी बिल्डिंग जो है साइज़मिक कोड्स के मुताबिक करें। ये 2006 की बात जब हमने सेमिनार किया था। और फिर यह है कि जो ये कच्चे घर हैं इनको रेट्रोफिट करें। पता नहीं लोगों ने किया है या नहीं किया। और फिर हर बंदे की अपनी गुर्बत भी है, अफलास भी है। तो एक घर बनाना जो है वो पूरी ज़िंदगी हमारी लग जाते डेफिनेटली हैं, हम डेफिनेटली गरीब लोग हैं। ये तो हाँ, मैं उन्होंने कहा जान का ज़िया हुआ, मैंने कहा जान से ज़्यादा उस बंदे का जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी लगा के एक घर खड़ा किया और उसके आंखों के सामने वो घर टूट गया। वो तो उस बेजान लाश से भी ज़्यादा बुरी वर्स्ट कंडीशन में है इस वक्त, जो कि दुनिया से चला गया, सही उससे बात ज़्यादा है, वर्स्ट कंडीशन सही में वो बात है, ज़िंदा है। सही बात है, सही बात है। तो ये है कि प्रिकॉशनरी मेरी यही है कि आप जो आपके सीवियरली डैमेज घर हैं, जब तक ये अर्थ के झटके आते हैं तो आप उसमें जाने से ज़रा जान से बचा। अवॉइड करें। कोई टेंट शेंट लगा लें कहीं। तो ये मैं तो सेफ्टी के वाले से यही कहूँगा। फिर दूसरा यह है कि मीरपुर जो एरिया है, इस पे जो है मल्टीपल स्ट्रक्चर ना बनाएं। सही। यानी ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। और ये फॉल्ट लाइन जो है इसको हम कहते हैं, ये हॉलोसिन फॉल्ट्स हैं, कि जो एक्टिव फॉल्ट जिनको कहते हैं, जिन पे पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे मैंने बताया ना, प्लेट्स मूव करती हैं तो स्ट्रेस बिल्डअप जो है, जो पहले भी अर्थक्वेक जिन पे फॉल्ट्स पे आया हो उन पे फिर दोबारा दबाव बढ़ता है। हमें वो दबाव भी तो मॉनिटर करना है ना। डेफिनेटली। पाकिस्तान में हम फॉल्ट्स की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि जो एक्टिव फॉल्ट्स हैं उनके मॉनिटरिंग। ये ज़रूरी इसलिए है कि पाकिस्तान का जो मगरबी किनारा है, जिसमें ये किरथर रेंज है, सुलेमान रेंज है, फिर ये नदन एरिया है, फिर ये कश्मीर है, ये इंडिया के पहाड़ी सिलसिले हैं, ये सारे एक्टिव फॉल्ट लाइन पे ये एरियाज़ हैं। और पाकिस्तान का 6 से 7 करोड़ इंसान इस एरिया में रह रहा है। ऐसे ही। तो हम उनको वहाँ से शिफ्ट करके नीचे तो नहीं जा सकते ना, हमारे रिसोर्सेज हैं। हम शहरों में कहाँ उनको लेके जाएंगे, उन्होंने तो उधर ही रहना है। हमने लोगों को इंटरव्यू किया कि भाई आप लोग ये फॉल्ट लाइन से क्यों नहीं हटते। वो कहते जी हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हमने तो यहाँ ही मरना, हमारे अजीज़ भी मरे हैं तो हम ही मरेंगे इधर। तो मुजफ्फराबाद में जो रेड लाइंस हैं, जो फॉल्ट लाइंस, उसके ऊपर दोबारा लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है और एनजीओज़ ने की है। बदकिस्मती ये है कि जो एनजीओज़ हैं या हमारे भी इदारे दूसरे हैं, उन्होंने भी किसी ने जो है नहीं ये बहुत बड़ी कहा। बदकिस्मती ये है। बदकिस्मती है। असल मसला ये है कि एनजीओस के भी जो बिजनेस है वो इसी तरह चलता है, वो इन्हीं सानियात से चलता है। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, इंसानों की जानों को इंसानों की प्रायोरिटी जानों नहीं के दे लिए। रहे होते। तो आप अगर जाएं बालाकोट में जो टोटल डैमेज हुआ है, फिर ये निसार कैंप है, इस पे जो टोटल डैमेज हुआ है, वो तस्वीरें देखें तो अब उसके ऊपर भी स्कूल बनाया हुआ नहीं। यानी मतलब ये है कि ये हैरत है। देखें, कुछ लोग जो है ईमानदारी से बात नहीं बताते हैं। वो कहते हैं हाँ जी हो सकता है जी, आप इस पर रेट्रो फिटिंग करें, आप इसके। ओ भाई, वो फॉल्ट लाइन पे क्या रेट्रो फिटिंग करोगे। जब फॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो वो तो चट्टानों को चीर देता है, तुम्हारे वो उस स्ट्रक्चर को वो छोड़ेगा, उसको तो डैमेज करेगा वो। यानी जूँ जूँ आप फॉल्ट लाइन से दूर जाओगे तो डैमेज कम होता जाता कितना है। मैग्नीट्यूड का जलजिला मंगला डैम को, खुदा ना करे लेकिन अफेक्ट कर सकता है, कितने मैग्नीट्यूड का जलजिला?
अगर इस पे खुदा न खास्ता यानी 7.5-8 का अगर कोई आता है तो फिर उसको डैमेज करेगा। मगर इसके साथ एक और फॉल्ट है, जेलम फॉल्ट। जेलम फॉल्ट की जो हिस्ट्री है वो 6 से ऊपर उसके ऊपर अर्थक्वेक नहीं आए हैं, वो इसके सामने है। जो नहर के ऑपोजिट नहर साइड के जो उस साइड पे है, दरिया से जो दरिया से दरिया से उस साइड पे है, तो वो भी एक्टिव फॉल्ट है ये उसकी। जो पोठवार रीजन के साथ आता है। वो जो है उसकी मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, ये जो मंगला साइस्मिक नेटवर्क है ये उसी के लिए लगा हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। मगर उसके ऊपर 6 से ऊपर आज तक जो है जो रिकॉर्ड है वो जल्जला नहीं आया, उसकी जो हिस्ट्री है यानी वो उस पर 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 इसके करीब करीब हैं अर्थ के आते हैं उसके ऊपर। वो भी एक्टिव फॉल्ट है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे डैम के साउथ में और इसके वेस्ट में दोनों तरफ दोनों एक्टिव फॉल्ट जो है वो हमारे दोनों जो तरफ है जो है एक्टिव फॉल्ट है। मगर ये है कि हमारे डैम के ऊपर इनको टिल्ट मीटर लगाने चाहिए, जो कि ये पता चले कि इसके जो डैम एक्सिस है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस बिल्डअप तो नहीं हो रहा, कोई इसमें अपलिफ्ट तो नहीं हो रही, ताकि यह है कि फिर उसकी कोई रेमेडियल मील्स की जा सके। बतौर जियोलॉजिस्ट आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हमारा ये हो गया। आखिरी सवाल, बतौर जियोलॉजिस्ट आप समझते हैं कि फिजिबल था इस डैम को अप्रेज करना इन मौजूद सूरत हाल के पेश नज़र? मेरे ख्याल में यह है कि इनको उसकी डिटेल स्टडी जो है, साइज़मिक स्टडी या ये जेलम फॉल्ट और ये इस फॉल्ट के रिकरेंस इंटरवल्स जो है उनको डिटरमिन करके तो फिर इनको अप्रेजिंग करनी चाहिए। अप्रेजिंग करनी चाहिए थी। मगर ये है कि इस वक्त तक जो जिस मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है इससे ये डैम के टूटने के का अंदेशा नहीं था। खुदा करे कि नेक्स्ट भी ना हो, हम ये दुआ करते हम हैं। तो यही दुआ करते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगा कि आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था ये सारा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक जो पैनिक की इन्वायरमेंट इस वक्त बनी हुई है सारी मीरपुर के अंदर, और फिर लोगों को ये शऊर पैदा हो कि आखिर ज़ल्ज़ले होते क्या हैं और क्यों आते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं सोच रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि आप हमारी स्क्रीन से उस बारे में इंफॉर्मेशन लें और ज़रा इन्फॉर्मेटिव हो। रिपोर्टिंग तो आपने हमारी देखी, हम जगह जगह मौजूद थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि जो आपके सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला और इस वक्त रात को हमने इनको डिस्टर्ब किया यहाँ पर आके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ऐसा ज़ल्ज़ला झटका ना लगे और आवाम जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहे, यानी सेफ बहुत रहे। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मीरपुर में हम सेमिनार करेंगे तो आप भी आएँ, जी जी तो हम जी। पब्लिक को भी वहाँ पे डिटेल जो है प्रेजेंटेशन देंगे, उनको गाइड करेंगे जी, ये क्योंकि बहुत ये ज़रूरी है डॉक्टर साहब इस वक्त, क्योंकि इस वक्त दोबारा हाँ रिकंस्ट्रक्ट होने हैं घरों को, जी तो जी कम से कम वो उस मेजरमेंट्स उठा लें, वो प्रिकॉशंस मेजरमेंट लें और उसके मुताबिक स्ट्रक्चर अपना बनाएं, ताकि आइंदा आने वाले किसी भी ऐसे साने से बचा रह सके। अब तक के लिए इतना ही था। के न्यूज़ फेसबुक लाइव इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और आपको जो है वो लेटेस्ट खबरों के साथ अपडेट रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।